हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पेपर कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के बारे में कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और किस टाइप के सवाल आते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात की थी कि हमने किस टाइप के सवाल आते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में बात किया था। उसके अलावा वेक्टर एंड 3D के बारे में बात की थी। तो इस टाइप को हमने डिस्कशन किए थे कि कैसे सवाल आते हैं और कितने सवाल आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो कौन सा चैप्टर है जो हाई वेटेज है, कौन सा चैप्टर है जो लो वेटेज है, कौन सा ईज़ी टू स्कोर है एंड कौन सा चैप्टर है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? तो सेम वैसे ही चैप्टर वाइज़ एनालिसिस करेंगे हम फिजिक्स के बारे में। तो इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये हमारा सेकंड वीडियो है फिजिक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट में जाएँगे लाइक बायोलॉजी या फिर आर्ट्स ग्रुप में जाएँगे या फिर लॉ के बारे में जाएँगे। अगर कोई जो डोमेन है, अलग-अलग डोमेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक कॉमर्स के बारे में करेंगे, फिर आर्ट्स के बारे में करेंगे और जितने भी डोमेन है सबके बारे में करेंगे। फिर लैंग्वेज के बारे में भी करेंगे डिस्कशन, ठीक है? तो सेकंड वीडियो हमारा इससे पहले हमारा पहला वाला वीडियो है मैथमेटिक्स के बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो वहाँ से, ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट लिख रखा है, तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले साल आए थे 5 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 5 और फिर 4। इस साल भी 4 से 5 सवाल आने की संभावना है। इससे 4 से 5 सवाल आएँगे और किस टाइप के सवाल आएँगे? तो मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड जो कि न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में दिए होंगे न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से रिलेटेड जो उसका फ़ॉर्मूला है, उसको याद रखना है क्योंकि फिज़िक्स के बारे में ये कहा जाता है कि फिज़िक्स का जो पेपर है वो फ़ॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो ज़्यादातर जो सवाल आते हैं फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं या फिर सेमी स्फीयर, स्फीयर, सेमी सर्कल पॉइंट अगर उसके ऊपर चार्ज है तो कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है, तो फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है, इससे 1 सवाल पहले साल आया था, फिर 3 और पिछले साल क्या हुआ बहुत ज़्यादा सवाल आ गया। इससे एक्सपेक्ट हम नहीं करते कि इससे 6 सवाल आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि 3 से 4 सवाल इससे भी आप उम्मीद करके चलिए। 6 तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि इस बार 6 सवाल आएगा इससे। 3 से 4 सवाल आप उम्मीद करके चलिए कि इससे आएगा और फिर अगेन मैं कहूँगा फ़ॉर्मूला बेस्ड, फिर से फ़ॉर्मूला बेस्ड। जो फ़ॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि फ़ॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जो है इसी से सवाल आते हैं। यही सवाल आपके दिया रहता है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालने को दे देगा, बैटरी लगा देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, जो भी है, सवाल जिस टाइप के होते हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आएँगे। न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल जो कि फ़ॉर्मूला पे टोटली बेस्ड होंगे, ठीक है? अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्यारा चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें अगर, तो ये हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले साल 5 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 5 सवाल और फिर 5 सवाल। तो यहाँ से आप मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इससे आएगा। और अगेन फ़ॉर्मूला बेस्ड। तो फ़ॉर्मूला बेस्ड फ़ॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे तो आपके हिसाब से मैं एक फ़ॉर्मूला की शीट भी बना के भेज दूँगा आपको या फिर उसके वीडियो अपलोड कर दूँगा या फिर पीडीएफ आपको अपलोड कर दूँगा, जो कि फिज़िक्स का फ़ॉर्मूला जो होता है काफ़ी कई जगह पे मिल जाते हैं शॉर्ट नोट्स कि जो कि फिज़िक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, अलग-अलग जो कंडीशन होता है उसमें करंट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो ये जेईई में भी काफ़ी फ़ेवरेट है और सीयूईटी में भी काफ़ी फ़ेवरेट तो ये एनटीए क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो दोनों एनटीए ही कंडक्ट कराता है, तो काफ़ी हद तक जो पैटर्न है वो सिमिलर होता है, ठीक है? लेकिन लेवल जो होता है उसमें डिफरेंस होता है क्योंकि जेईई का लेवल ऑब्वियस सी बात है हार्ड होगा और जो सीयूईटी है ऑब्वियस सी बात है कि वो ईज़ी होंगे, वो बोर्ड के आस-पास ही रहते हैं उसका लेवल, ठीक है? अगला है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स से आपके कितने सवाल आए थे? पहले साल 5 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 5 और फिर 6। तो इससे भी आप 5 से 6 मान के चलिए क्वेश्चन आ जाएँगे। इसमें भी फ़ॉर्मूला बेस्ड तो फिज़िक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फ़ॉर्मूला बेस्ड ही आएँगे। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, ठीक है? तो उसको भी आपको पढ़ना है लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जो कि फ़ॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है? ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ना लगे, एक फ़ॉर्मूला लगा के आपको कोई चीज़ पता करनी होगी, फिर उसका यूज़ करके दूसरा आंसर निकालना होगा, ये 2 स्टेप हो सकता है। जैसे हम व्हाट्सएप लगाते हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। लेकिन ये लेवल कहे जाएँगे हार्ड लेवल, जो मीडियम लेवल या ईज़ी लेवल के क्वेश्चन को इसमें डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि मान लीजिए कोई आंसर फ़ॉर्मूला लैम्ब्डा बाय ये म्यू। तो आपको पता होना चाहिए ना भाई लैम्ब्डा क्या है, म्यू क्या है? आपके पास क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये है, इसका
रेजिस्टेंस ये है कुछ भी जो भी दिया हो और आपको पता ही नहीं है कि भाई फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, तो ये चीजें फॉर्मूला सिर्फ याद होने से नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी क्वेश्चन में करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म से भी काफी सवाल आते हैं। जीरो, फिर दो, एक मिनट, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे साल दो, फिर दो, फिर एक, तो इससे आप एक ही सवाल मान के चलिए, एक से दो मैक्स टू मैक्स बहुत हो गए, एक से दो क्वेश्चन। और ये भी फॉर्मूला बेस आएगा, इसमें कुछ एक दो स्पेसिफिक फॉर्मूला जिससे सवाल आते ही आते हैं, तो वो वही आप याद कर लीजिए। इसको आप पूरा पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट उसमें फॉर्मूलाज है वही याद कर लीजिए, एक दो सवाल ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई से कितने सवाल आते हैं? पांच, फिर एक, फिर पांच और फिर पांच। इससे मैं पांच की उम्मीद इस साल नहीं रखता हूँ, इससे मैं रखता हूँ दो से तीन की उम्मीद। दो से तीन क्वेश्चन इससे मुझे लगता है कि आएंगे, क्योंकि पांच सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं कि उससे पांच सवाल आए। दो से तीन चैप्टर, दो से तीन क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने चाहिए। उसके बाद एसी, अल्टरनेटिंग करंट। पहले साल एक सवाल, फिर चार सवाल, फिर दो सवाल, फिर दो सवाल। तो आप इसमें भी मान के चलिए दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, और ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही रहेंगे, ज्यादा चांसेस है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। अगला ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू। इसके बारे में कहें तो दो, उसके अगले साल तीन, फिर तीन और फिर तीन। इस साल आप उम्मीद करिए तीन से चार क्वेश्चन आएंगे इससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो तीन से चार क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो 2022 में कितने सवाल पूछे गए थे? चार, फिर पांच, फिर छह और फिर छह। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से कितने सवाल पूछे गए थे? पांच, फिर तीन, फिर दो और फिर दो। अगर हम इन दोनों को जोड़ ले तो इसमें आता है आठ, इसमें आठ, इसमें भी आठ, इसमें नौ। ऑप्टिक्स से अकेले दोनों को अगर मिला ले, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों को अगर मिला ले, तो 8 से 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 8 से 10 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ऑप्टिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं ये चैप्टर, ठीक है। ऑप्टिक्स आप बिल्कुल पढ़िए। ऑप्टिक्स के अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और करंट से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको भी आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि वो फेवरेट है, वो बिल्कुल आते हैं उससे। कैपेसिटेंस हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, उससे सवाल आते ही आते हैं। उसी से काफी मिलता जुलता मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म से भी काफ़ी सवाल आते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक हो गए या फिर मैग्नेटिज्म मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। ऑप्टिक्स आप नहीं छोड़ सकते, ऑप्टिक्स छोड़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते। और लास्ट में है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी एटम एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम इसकी बात करें तो एटम, एक फोटो, मैं भूल गया, फोटो क्या उसको बोलते हैं यार? अ, फोटो इलेक्ट्रो, ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं भूल गया। मैं फिजिक्स काफ़ी दिन से छुआ नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग में आने के बाद मैं मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जो एक होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऐसा कुछ होता है, उससे सवाल आते हैं, एटम से और न्यूक्लियाई से सवाल आते हैं, जो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज के सवाल होते हैं, उस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो चार, तीन, चार और दो। तो आप इससे तीन से चार सवाल की उम्मीद कर सकते हैं। तीन से चार क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो तीन से चार चार सवाल इससे आ जाएंगे। ऑप्टिक्स से आपके 10 सवाल के करीब आ जाएंगे, 8 से 10 सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब सवाल काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। आपको अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं कहूंगा सबसे नंबर पे ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसके बाद करंट, करंट में करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट दोनों आ गया। और मैग्नेटिज्म, ये चार चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये इस चीज को आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। डोंट स्किप दिस, इसको आप नहीं छोड़ना, इसको छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ोगे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लूज कर दोगे, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान क्या देना, फॉर्मूला पे। और फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं, उसको रट लेते हैं। भाई, उसको रट के क्या करोगे? मान लीजिए कि आपको पता है कि लेम्डा बाई म्यू हो गया, या फिर इनटू कुछ भी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए, मुझे तो खैर याद नहीं आ रहा फॉर्मूला कोई। लेकिन मान लीजिए ये है, आपको पता ही नहीं लेम्डा क्या है, आपको पता ही नहीं है ये म्यू बोलते हैं ना इसको, ये म्यू क्या है, ये गामा क्या है। तो ये आपको चीजें पता नहीं रहेंगी तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए कि आप, मान लीजिए कोई फॉर्मूला आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजी है कि लेमडा क्या है, करंट क्या है, किससे डिनोट करते हैं, वो चीजें पता रहेगी तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ऐसे आंख बंद करके उसको रटना नहीं है, उसको
प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल के थ्रू प्रैक्टिस करना है और फ़ॉर्मूला को बार-बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक बार जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कोई फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है? कोई फ़ॉर्मूला है, पी बाई क्यू मान लीजिए कोई ये फ़ॉर्मूला हो गया। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप कई बार क्या करते हैं, पी बाई क्यू याद है, उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू, यहाँ पे क्यू की वैल्यू। ठीक है? वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन इसको आप बार-बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस टाइम आप लिख के रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू सीधे पुट करोगे, फॉर्मूला उस टाइम याद रहेगा। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में याद करने के लिए बार-बार फॉर्मूला लिखो, बार-बार फॉर्मूला लिखो। क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए कि अगेन क्वेश्चन आई इसी फॉर्मूला पे, तो आप लिखो सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूला लिख दो, कि ये पी बाई क्यू फॉर्मूला है, फिर उसके बाद इसका वैल्यू लिखो। उसके बाद आंसर निकालो। तो ये बार-बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और इसके पहले हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के बारे में। आपको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो और भी हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के बारे में जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उसके बारे में, कॉमर्स के बारे में या फिर साइंस के में ही केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।